हम बात कर रहे हैं यूपी के विकास की, योगी जी की उस विजन की बात कर रहे हैं जिसको पाने के लिए हर एक सेक्टर, कोई भी मंत्रालय, उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो बाकी के जो विभाग हैं वो इस सपने को साकार करने के लिए किस तरह की भूमिका निभाएंगे, या क्या रोड मैप है, क्या विजन है जिसके ज़रिए हम उस लक्ष्य को हासिल कर सके, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सर, मेरा सवाल आपसे है, जनरल साहब आपसे मेरा सवाल है सर, सवाल ये कि डिफेंस के अहम पदों पर आप रहे, और क्या कहता है आपका अनुभव कि डिफेंस के सेक्टर की अगर हम बात करें, बदलाव की उसमें बात करें, तो इन 10 सालों में क्या बदलाव आप देखते हैं, 2017 से पहले का भारत और उसके बाद का भारत? देखो, सच्चाई है बहुत बदला है कि आप 2014 से पहले देखें कि हम 70 से 80% जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट था वो हम बाहर से लेते थे, वो हम इंपोर्ट करते थे, और करीब 10 से 15% ही भारत में बनता था। तो आप देखें कि कितना फॉरेन रिज़र्व, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता था, क्योंकि हमारे पास काबिल तो क्षमता भी नहीं थी, ऐसा लगता था। मगर ये जो 10 सालों के अंदर बदलाव आया वो मुझे लगता है काबिल तारीफ़ है। आज हम 50 से 60% के करीब हथियार खुद बनाते हैं। किसने सपनों में सोचा था कि भारत एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना देगा 15 साल पहले? INS विक्रांत आज एक रियलिटी है। आज हम सबमरीन बनाते हैं, हम शिप बनाते हैं, आज हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं जिसको वर्ल्ड में हर देश लेना चाहता है। आज हम एक प्रकार से मिसाइल के उसमें, अग्नि में, पृथ्वी में, वो एक बेस्ट से बेस्ट मिसाइल है। आज हमने तेजस मार्क 1 अल्फा बना दिया जो कि एक प्रकार 4.5 जनरेशन है, और तेजस मार्क 2 जो है वो एक प्रकार से 5th जनरेशन होने वाला है। कहने का मतलब ये है, ये बदलाव काबिल तारीफ़ है। ये आया कैसे और इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें। देखो, सच्चाई ये है कि अगर आपकी कल को लड़ाई होती है कि हम ज़्यादातर 60-70% जो सामान बाहर से लेते थे, हम रूस से लेते थे, क्योंकि अमेरिका हमें सामान नहीं देता था, क्योंकि उसका लगाव जो था पाकिस्तान की तरफ था, और हम रशिया से लेते थे। मगर ये भी मालूम था कि अगर लड़ाई होती है तो जो सप्लाई चेन है, जो इकोनॉमिस्ट बताएंगे, वो कभी भी टूट सकती है। उसके जो हमारे पास मेंटेनेंस का सामान है हो सकता ना आए। मगर अब जब हम सामान खुद बनाने लगे, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये है नाता। ये नहीं कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, आज हमारा है मुद्दा मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत से सामान खरीद रहे हैं। आज ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना जैसे खरीदना चाहते हैं। आज आपके तेजस मार्क 1 अमेरिका भी इंटरेस्टेड था देखने के लिए कि भी भारत ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट बना दिया जो 4.5 जनरेशन है। तो ये एकदम जो चेंज आया है, ये सोच विचार आया है, ये काफ़ी मेहनत करने के बाद आया है। एक माइंडसेट को चेंज किया है। एज ए इंडियंस की ये सोचते थे कि हम शायद ये चीज़ नहीं बना सकते, आज हमको लगता है हम बना सकते हैं। आज आप देखो, इसरो जो है, DRDO, HAL, जिसको कह रहे थे कि शायद तेजस मार्क 1 सक्सेसफुल नहीं होगा, उसको शेल्फ कर दिया था, आज वही तेजस मार्क 1 अल्फा बना दिया, आज तेजस मार्क 2 की तरफ जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आज हम बदला हुआ भारत है। ये भारत एक ऐसा भारत है कि जो कि 80% के करीब जो सामान खुद बनाएगा। आज हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो आने वाले समय में $25 बिलियन की होगी अगले 1-2 साल में। और सच्चाई ये है, हम 25,000 करोड़ का सामान हमने एक्सपोर्ट किया है डिफेंस का दूसरे देशों को। तो मुझे लगता है कि ये जो बदलाव आया है, इससे पूरे देश के अंदर एक प्रकार से आप कहो कि ऐसा होने लगा कि आपकी इकॉनमी जब अच्छा करती है तो आपका डिफेंस भी करता है। आज आप 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड में, आप 10 साल पहले 11th थे, आज आप अगले 2-3 साल में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होने वाले हैं, और इसी के साथ आप 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर हैं। तो ये जो हुआ है, इसका यही है कि आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, हमने मेक इन इंडिया किया है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं, और मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का जो नारा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, वो हमने करके दिखा दिया है। ये एक काबिल तारीफ है, ये एक मिसाल है। बिल्कुल, आगे भी मैं आपसे जानूंगी। इमरान खान जी, टूरिज्म सेक्टर एक्सपर्ट हैं आप, और आज जब हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी नोएडा में भारत की बात, इस मंच से जब बात करते हैं बदलाव की, तो टूरिज्म सेक्टर में क्या बदलाव आप देखते हैं? 2014 की बात करूं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में, 2017 की बात करूं तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में।
सबसे पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि 2014 का भारत भी हमने देखा है और आज का भी भारत हम देख रहे हैं। मैं यूपी की शुरुआत नोएडा से करता हूँ, जो दिल्ली से बहुत ही बगल में, जिसे हम NCR कहते हैं। डेवलपमेंट उसे कहते हैं क्योंकि मैं 22-24 साल से मैं टूरिज्म का काम कर रहा हूँ। और जब आप खुश रहते हो तो आप घूमने जाते हो, है ना। किसी भी परिवार में, किसी भी फैमिली में आपके पास पैसे बहुत है, अगर आप खुश नहीं हो तो आप ट्रैवल नहीं करते। यूपी से अगर मैं नोएडा से शुरू करता हूँ तो आप देखना कि अब 11-12-1 बजे रात में भी ना आप टहल सकते हो अपने घर के बाहर। बिल्कुल, उसे भी मैं छोटा टूरिज्म ही कहता हूँ कि एटलीस्ट आप अपने घर से बाहर निकल के रिलैक्स तो कर रहे हो ना, जो शायद पहले नहीं हुआ करता था। तो शुरुआत यहाँ से हुई है। ये पहले के भारत में मुश्किल था, डर का खासकर माहौल यूपी में। था। हाँ, ये सारे लोग जानते हैं कि शायद इसमें 1000% सच्चाई। दूसरी चीज़ ये है कि यूपी देश का सबसे बड़ा स्टेट है और टूरिज्म के मामले की बात करोगे तो एक सबसे बड़ा बजट है यूपी में। योगी जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ क्या की वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने एक नई चीज़ स्कीम लागू की है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन में 60+ नंबर लेके आता है उसे उन्होंने 40,000 रुपीज़ ईच, आप स्टूडेंट बोल लो, उसे उन्होंने टूरिज्म के ऊपर खर्च करने के लिए दिया ताकि वो एक्सप्लोर करे जा करके। तो आज तक मेरे ख्याल से किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि आप उसको जाके चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये है कि आज यूपी में 20 करोड़ की लगभग आबादी है और कई कंट्री शायद छोटी पड़ जाएँ हमारे यूपी के आगे। और कानपुर, लखनऊ, आगरा, इस जगह को टूरिज्म में काफ़ी बेटर लेवल पे डेवलप कर रहे हैं। अगर आप देखो अभी अयोध्या, आपका काशी हो गया, वाराणसी हो गया, चिटकुल हो गया, ये चीज़ें एक एक करके डेवलप की जा रही हैं। मेरे पास इतनी क्वेरीज हैं अयोध्या राम मंदिर को लेकर के, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो इसका फ़र्क तो हमें नज़र आ ही रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद टूरिज्म में कितना बदलाव देखा, कितनी तेज़ी से इसका बढ़ा पर्यटन के इसका पर्यटन का ये सीधा सा ये है कि शायद काफ़ी क्वेरीज हैं और वो शायद हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा क्वेरीज, एकोमोडेशन की कमी है, कुछ अभी उसमें डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है ना। उसके बाद वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह अच्छी ज़रूरत है। एकोमोडेशन, आप छोटे जैसे मिड क्लास के लोग भी हैं, हाई एंड होटल भी हैं, तो कई चीज़ें प्रोग्रेस में हैं, प्रोसेस में हैं। वो चीज़ें आएंगी तो और बेहतर होता जाएगा अभी अयोध्या। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्राउड वहाँ पे होने वाला है आने वाले टाइम में। जी, क्योंकि लोगों का उत्साह बहुत है अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, वो देखा जा सकता है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा योगेंद्र कपूर जी आपसे है। आप पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये भी है कि जब हम बात करते हैं कि अगर भारत की बात करें तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनेगी और यूपी की बात करें तो 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, लेकिन कैसे? रोड मैप क्या है, विजन क्या है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में दोनों चीज़ों को कवर करना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के अंडर जो अचीवमेंट्स इन्होंने करी हैं, और अगर हम ऑन द अदर साइड ये देखें कि आज भी जो है क्या चैलेंजेस या शॉर्टकमिंग्स हैं। अचीवमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश आज 2nd लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है इंडिया के अंदर, और उसका जो कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में 9.2% है। हमें यह भी समझना है कि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो आप लोगों को शायद ये हैरान कर देने वाली बात लगे कि इंटायर यूरोप जो है उसके अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो कंबाइंड पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन अकेले उत्तर प्रदेश की है। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टेट को कितनी चैलेंजेस हैं उसके आगे जो हैं, जो उनको अचीव करनी है। मेरा ये भी मानना है क्लियरली कि लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का जो है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका इम्प्रूव करता है तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं फ्रॉम विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट एंड आउटसाइड द कंट्री, ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो आप देखेंगे कि साथ के साथ मूव करते हैं। इस एरिया में मैं योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट को आई थिंक आई विल से कि दे पास विद एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड कि उन्होंने जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करा है, आई थिंक उसकी जो सराहना है वो सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड ओवर जो है वो चीज़ करी जाती है। अब मैं शॉर्टकमिंग्स वाले पॉइंट पे ज़रूर कवर करना चाहूँगा कि कहाँ पे मुझे लगता है कि जो वीक एरियाज़ हैं। अभी लेटेस्ट एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो निकली है उसके अंदर ये आया है कि इंडिया की जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की नेशनल इनकम के अंदर वो जो है पिछले 10 साल के अंदर फॉल करी है जी। इसका मतलब ये है कि आज की डेट में जिस आदमी के पास भी स्किल्स हैं वो जो है अब टाइम के साथ उसकी जो ग्रोथ है वो हमारे रेट ऑफ इन्फ्लेशन से ज़्यादा है,
और अगर किसी के पास स्किल्स नहीं हैं तो उसकी ग्रोथ जो है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन को भी मीट नहीं कर पा रही है। तो मेरा ये मानना है कि यूपी गवर्नमेंट के आगे जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि उनको इस तरीके की स्कीम्स जिसमें एक लोग जो हैं और यंगस्टर्स जो हैं वो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट से हट के इंडिपेंडेंट बन सकें, बिल्कुल इस तरीके की स्कीम्स जो हैं उनको बनानी पड़ेंगी। और उसमें खास ध्यान रखना पड़ेगा कि उन लोगों का जो लोअर स्टेटस से आते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें स्टेट की सपोर्ट जरूरी है स्किल डेवलपमेंट में जी। और अगर इस एरिया में हम काम करेंगे तो आप देखेंगे कि उस लक्ष्य को जल्दी हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा रमेश अग्रवाल जी से है। रमेश अग्रवाल जी, आप इंडियन एयर फोर्स में भी रह चुके हैं और अब जाने माने उद्योगपति भी हैं, तो जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, किस तरह से व्यापार में आपने अपना डंका बजाया हुआ है? अभी एक अनुभव बताऊंगा, यूपी की बात चल रही थी। बिल्कुल। तो मैं भी मेरा एक अनुभव शेयर करता हूं। हमारी कंपनी के 1700 ट्रक चलते हैं और 2003 में हमने एक निर्णय लिया था कि हमारी गाड़ियां यूपी से क्रॉस नहीं करेगी, अलबत्ता 200 किलोमीटर दूर घूमकर चली जाएगी। यदि दिल्ली से मद्रास जानी है तो वह जयपुर और अहमदाबाद और सोनसो घूम के जाएगी। हमने कभी भी मथुरा आगरा ये रूट को छोड़ दिया था, कोसी बॉर्डर को, 2003 से लेकर, और 2017 में तक भी यही था। तो एक ट्रक ड्राइवर ने आकर कहा कि सर वो पहले वाली बात नहीं रही, अपन अब यूपी होकर भी जा सकते हैं। तो हमने 2-4 ट्रायल किए, कहा कि वो सब शांति हो गई। 2017 के बाद और हर गाड़ी अब 200 किलोमीटर जाने के, 200 किलोमीटर आने के, 400 किलोमीटर का फ़र्क, मतलब 40 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मैं समझता हूँ कि 16,000 रुपये पर चक्कर आज बचने लग गए, जिसमें से 8,000 हम बचा रहे हैं, 5,000 हम हमारे क्लाइंट को। बिल्कुल, यूपी में ये जो बदलाव है सुरक्षा के लिहाज से ये वाकई सराहनीय है, इस बात का हमने जिक्र करना होगा। तो अगर यूपी में इस सफ़र की शुरुआत की मैं बात करूं, आपके अनुभव की बात करूं, कोई वाकया आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे? ये तो एक अनुभव हो गया। दूसरा, यदि मैं आज, क्योंकि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के अंदर हमारे क्या होता है कि जब हम उसको करप्शन कहो या सुविधा शुल्क कहो, क्योंकि हर स्टेट के अंदर से जब गाड़ी निकलती है तो वो कहते हैं कि हमारी तो रोजी रोटी आपके ऊपर चलती है। तो इस तरह से एक 70-80 पैसे या 1 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा सुविधा शुल्क का आता है। तो सारे देश में यदि कंपेयर करूं, जो कभी हाईएस्ट होता था उत्तर प्रदेश में, वो उन सबसे आधा है जी। ये एक नई सोच है। आज आप एक ट्रक ड्राइवर को यदि कोई तकलीफ देते हैं, क्योंकि हमारे ट्रक ड्राइवर हमारे मसीहा है। आज हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी चल रही है, रक्तचाप है, यदि मेजरमेंट करना हो तो आप पूछो कि भैया कैसी इकोनॉमी चल रही है, तो मैं हिसाब लगाता हूँ कितना पहिया चल रहा है, बोला जी सही चल रहा है, तो इकोनॉमी सही चल रही है। तो पहिया और इकोनॉमी का चोली दामन का साथ है जी। तो एक ट्रक ड्राइवर को थोड़ा सा भी ज्ञान है, बोला भाई साहब आप तंग कर लो, मैं अभी मेरे कंट्रोल रूम में बोलता हूँ, वो सीएम विंडो पे आप डाल देंगे। आप सोचो कि सीएम विंडो पे जो ही डाली कंप्लेन, 12 घंटे में तो वो आदमी हाजिर हो जाता है। वो कहता है साहब हाथ जोड़ता हूँ, कंप्लेन वापस ले लो, मेरी नौकरी का सवाल है। ये है शांति। तो हमने तो ये पाया है, और अब आप अनुमान लगा सकते हो इस माहौल से कैसा यूपी होगा 2013 की बात और 17 के बाद। नाउ इट्स बहुत फर्क है। सिवात साहब, इस बीच सिवात साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि बहुत सी कंपनियां अब यूपी में घातक हथियार बनाने जा रही है, एक से एक घातक हथियार यूपी में निर्माण हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखो ये सच्चाई है कि जैसे हम बात कर रहे थे, अगर आपको आत्मनिर्भर भारत बनना है, मेक इन इंडिया करना है और मेक इन इंडिया फॉर मेक फॉर वर्ल्ड करना है, तो फिर आपको इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। और वो इंडस्ट्रीज एक जगह लगाने से तो काम चलेगा नहीं, आपको पूरे इंडिया में लगानी पड़ेंगी, आपको कॉरिडोर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने 2 कॉरिडोर सेलेक्ट किए, एक साउथ में तमिलनाडु और एक नॉर्थ में यूपी कॉरिडोर, यूपी डिफेंस कॉरिडोर। और यूपी डिफेंस कॉरिडोर क्यों? क्योंकि इसमें देखा गया कि आज की तारीख में जो यूपी है उसका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और उसके बाद जो 6-4 चीज़ें होनी चाहिए वो सब टिक मार्क हैं। जैसे कि पहले देखा गया कि आप एक प्रकार से नोड बनाओ, जैसे लखनऊ था, आगरा था, उसके बाद अलीगढ़ था, चित्रकूट था, झांसी था, इस प्रकार से ये 6 नोड सेलेक्ट किए गए। ये क्यों किए गए? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप पहले डिफेंस कॉरिडोर बनाना है तो वो उसके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए
कि एक तो अच्छी सड़कें होनी चाहिए, जो कि आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में था, जो दिल्ली से कोलकाता जाता है उस कॉरिडोर पे था, पूरी स्टेट को कवर करे, ईस्ट में भी और सेंट्रल में भी, साउथ में भी। उसके बाद आपके पास बिजली पानी अनइंटरप्टेड होना चाहिए, वन विंडो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आप अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं, जो स्टार्टअप खोल सकते हैं, या बाहर से इन्वेस्टर आए। तो ये जो कार्रवाई है ये हुई, तो इसीलिए यूपी को सिलेक्ट किया गया। और बड़ा मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार से वहाँ इंडस्ट्रीज आई हैं वो काबिल तारीफ़ है। जैसे कि AK-203 जो अभी बरेली और अमेठी के एरिया में बन रही है, उसको भारत खुद के लिए नहीं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी कि बुलडोजर भी यूपी से चलेगा और AK-47 भी यहाँ से यूपी से चलेगी, वहाँ पर बन रही है। अभी मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो ब्रह्मोस है जिसके बारे में हमने बड़ी बातें की कि भाई ब्रह्मोस एक ऐसा आज की तारीख में सबसे बेस्ट मिसाइल जो है आपका कॉन्टिनेंटल मिसाइल, वो ब्रह्मोस है। वो एक प्रकार भारत और रूस की समेत टेक्नोलॉजी से बना था, और आज उसकी इतनी डिमांड है कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। और वो अब इसलिए लखनऊ के अंदर एक जो ये आपको मैंने बताया नोड है, वहाँ पर एक प्लांट को है, DRDO और रशिया की कोलैबोरेशन में हो रहा है। HAL ने खोल दिया कि जो तेजस मार्ग के पार्ट पड़ेंगे। एक चीज़ समझनी चाहिए, मैं जो अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो, जब वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है तो एक इकोसिस्टम चेंज होता है। वो इकोसिस्टम क्या चेंज होता है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आती हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे, MCME आती है, लोगों को जॉब मिलती है, 40,000 के करीब लोगों की जॉब जनरेट होगी, बिजली पानी की अनइंटरप्टेड होना चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप और आएगी, तो सारे इलाके में डेवलपमेंट का माहौल आएगा, सड़कें पहले थी सड़कें और बनेंगी, और एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये सच्चाई है कि आज जिस प्रकार से यूपी डिफेंस कॉरिडोर और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर दोनों के दोनों जो एक प्रकार मदर ऑर्गेनाइजेशन जो फीड कर रहे हैं हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि आने वाले समय में हम $25 बिलियन के जो हथियार हैं वो बाहर बेच पाएंगे और देश के लिए पैसा कमा पाएंगे। तो मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है, और ये सच्चाई ये है, ये बदलाव दोनों स्टेट में कहूँगा मैं कि यह चाहे यूपी या तमिलनाडु, जिस प्रकार से वन विंडो क्लियरेंस आया, जिस प्रकार से वहाँ पर बिजली पानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, तो ये सारी इंडस्ट्री खुद पे खुद खिंची आई। और यही नहीं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं कहूँगा कि आने वाले समय में हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत आगे जाएगी, और मुझे लगता है देश 5th से 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी अगले 2-3 साल में बनेगा, तो डिफेंस इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा उसमें रोल है। देखो, किसी जमाने में हम सामान खरीदते थे, आज हम सामान बेचते हैं डिफेंस का। बिल्कुल, ना केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि अब हम दूसरे देशों को भी यहाँ से हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तो वाकई ये बदलती हुई तस्वीर है जो हमें साफ नजर भी आ रही है। अब मेरा अगला सवाल आप ही से है इमरान जी, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि 2017 से पहले की लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, लोग डरते थे यूपी के आने से, जैसे कि उन्होंने भी जिक्र किया, रमेश जी ने भी, कि वहाँ से होकर ही नहीं गुजरती थी गाड़ियाँ। तो क्या पर्यटन के क्षेत्र में भी हम ये माने कि यूपी में लोग आने से डरते थे, और अब ये बदलाव आया है कि आप कह रहे हैं कि क्वेरीज भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं लोगों की? हाँ, ये बात ये एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, ये फैक्टर है। जहाँ पे आपको सुकून मिलता है आप वहीं बाहर आते हो, है ना। जहाँ पे आपको खुशहाली मिलती है आप वहीं पे पौधे लगाते हो। जहाँ पे लगता है ये ज़मीन अच्छी है, आप वहाँ पे पौधारोपण कर देते हो। आप बंजर ज़मीन पे आके पौधा नहीं लगा सकते, है ना। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप पानी जितना डालोगे वो ख़राब ही होगा, वो कोई अच्छी चीज़ करने नहीं जा रहा है। तो टूरिज़्म की बात अगर आप करते हो तो आप खुश हो तभी आप घूमते हो, है ना। जहाँ पे सर ने जैसे बताया कि 1700 ट्रक हैं, बट वो 200 किलोमीटर के दायरे को क्रॉस करके दूसरे स्टेट से वो जाया करते थे लेकर के, तो उसमें इनका कॉस्ट भी आता होगा, है ना, महंगाई भी पड़ती होगी। बट क्या है कि ड्यू टू सम रीज़न, मजबूरी, तो सर ने उसको चेंज किया। तो आज इन्होंने फिर से उस रूट को चेंज कर लिया। उसका रीज़न क्या है मालूम है? उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि लाइन ऑन ऑर्डर। तो ये क्रेडिट गोज टू ओनली योगी जी, शायद मुझे नहीं लगता ये इनके अलावा किसी और को जाना चाहिए। बिल्कुल, उनका उदाहरण प्रस्तुत किया जाने लगा बाकी स्टेट्स में भी। हाँ, बाकी स्टेट को उससे सीखना चाहिए, शायद सीख भी रहे हैं धीरे धीरे। और टूरिज्म तो मैम ऐसा है कि आप खुश हो तो आप घूमने निकलोगे, और उसमें यूपी के टूरिज्म को बहुत बल मिलने वाला है। इनफैक्ट आप देखो, लखनऊ कैपिटल है, बट अब वहाँ के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। कानपुर, आगरा, इनको टूरिज्म हब बनाया जा रहा है, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं। इन बॉन्ड सेक्टर की अगर आप बात करते हो, जो फॉरेनर्स हमारे इंडिया आ रहे हैं, लोकल टूरिज्म इंडिया के लोग इंडिया में जा रहे हैं, डोमेस्टिक टूरिज्म वो कहलाता है। इंटरनेशनल मार्केट की आप बात करो तो
मैक्सिमम लोग अब यूपी की तरफ मूव करने शुरू कर चुके हैं। और गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू आता है तो इनबाउंड टूरिज्म से आता है, जब करेंसी कन्वर्ट होकर INR में आती है ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो सब भय से बाहर आ पाओगे तभी आप घूम सकते हो। और ये बदली हुई तस्वीर और है, बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है और अभी और नजर आएगी। बिल्कुल। योगेंद्र जी से मेरा अगला सवाल है। योगेंद्र जी, सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, यूपी के विकास को हासिल करने में, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं ऐसे जिनकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है इसमें? देखिए, एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा कि हमें ये समझना है कि इंडिया का जो ग्रेटेस्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड है इन द फॉर्म ऑफ यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, उसको अगर हमें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है तभी वो हमारे देश के लिए एक प्रोडक्टिव एसेट बन पाएंगे। अदरवाइज़ आप ये समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा चैलेंज है कि वो प्रोडक्टिव एसेट जो है अगर लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कितना उसमें देश की उन्नति को जो है वो चीज़ कॉस्ट करेगी। आपका जो पॉइंट है, मेरा ये मानना है कि आज हम देख रहे हैं कि ये जर्नी स्टार्ट हुई थी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से यूपी के अंदर, और आज मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यूपी के अंदर एक बहुत लार्ज स्केल पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो सेटअप होने जा रही है। और ये आज हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो है, आप ये देखिए कि इंडिया को वो एक ऐसा डेस्टिनेशन मान के चलते हैं कि जहाँ पे एक कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशंस जो हैं वो मिलते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर योगी गवर्नमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करेगी और उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज हम देख रहे हैं ऑलरेडी विजिबल है, चाहे पावर सेक्टर अगर हम देखें तो आज हम ये सुनते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को यूपी के अंदर जो है आज इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऐसे मैं ये मानता हूँ कि आगे ऑटोमोबाइल्स, तो ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिसमें यहाँ पे लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सकता है और क्रिएट हो सकता है, और गवर्नमेंट को एक सिर्फ एक वाइबल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एक एनवायरनमेंट है वो देना है। रमेश जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि आप डिफेंस में भी रह चुके हैं, अब उद्योगपति हैं आप, क्या कभी इसी तरह के चैलेंजेस आते हैं कि अभी भी बहुत से सुधार की, रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है? जैसे लाइसेंस लेना हो कोई भी यूनिट लगाने से पहले, इसमें जो पेचीदगियाँ आती हैं, या फिर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, इनमें किसी तरह के सुधार की ज़रूरत आपको दिखती है? एक आम आदमी होने के नाते अगर कोई उद्योगपति बनना चाहे या अपनी कोई यूनिट लगाना चाहे, यूपी में बात कर रही हूँ। क्या होता है कि जो चैलेंज जब होता है तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। यदि हम व्यापारी, यदि बिजनेसमैन ये कहें कि जहाँ चैलेंज है वहाँ अपना काम शुरू करो, वहाँ आपकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मोर पेन मोर गेन, तो उसको तो हम क्या कहते हैं कि यस इट इज़ ए अपॉर्चुनिटी। मगर वो जैसे आपने पूछा कि ये सुधार की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपके एक मंत्री है उत्तर प्रदेश में, आई थिंक उद्योग मंत्री गोपाल नंदी जी, मेरा उसका उनसे मिलना हुआ। मैंने कहा कि साहब एक स्कीम बता रहा हूँ थोड़ा सा करप्शन को कम करने की, जीरो तो नहीं हो सकता बट कम करने की। उसने बताओ, बोले क्या, कैसे कर सकते हो? मैंने कहा कि जब, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके पास हम चले गए काम करवाने के लिए, कोई लाइसेंस लेने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, तो उसके जब कार्यालय में जाएंगे वो या तो मेरा काम करेगा या ना करेगा, या कहेगा भाई बाहर मिल लेंगे, जो हिसाब किताब है वो बताएगा। तो जब जो ही हम गेट में घुसते हैं, उस घुसते ही जब गेट पास बनाते हैं तो गेट पास नंबर मिलता है हमारे को। मान लो उसका 51 नंबर है, गेट खुल गया, गेट पास दिखाकर अंदर चले गए, उस अधिकारी से मिले, मिलने के बाद उससे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जब मैं गेट से बाहर निकलूँगा तो जो मेरा 51 नंबर है वो जब तक मैं पिन ना करूँ तो गेट नहीं खुलना चाहिए। पहले वो 51 नंबर मैंने पिन किया तो फिर एक लाइन आई कि आपको जिस अधिकारी से मिले थे उसने अच्छा व्यवहार किया तो ग्रीन दबा दो, और कुछ लेन देन की बात या सेटिस्फैक्ट्री नहीं किया तो लाल दबा दो, तो दोनों में से एक दबाने से गेट खुलेगा। तो मैंने लाल दबा दिया कि उसने तो अच्छी बात करी नहीं थी, गेट खुल गया, मैं चला गया। उस अधिकारी के खाते में इतने लाल हो गए, योगी बाबा बोला कि भाई ये लाल इतने हो गए, तू तेरा घर जा। तो दैट इज़ द करप्शन मिटाने का एक टेक्निकल मैंने माननीय नंदी जी को बताया। बोला यूपी में तो हम इमीडिएटली चालू कर देंगे, बोला आप चालू करो, सारा देश आपकी नकल करेगा। तो तकलीफें आएगी और आप सब मिलकर उसको रिजोल्व करते रहेंगे। द डे विल कम, हम तो एक ही आस करते हैं
कि जब मटका पानी से भरता है एक एक बूंद से, इसको छेद कर दे तो एक एक बूंद से खाली भी हो सकता है। एवरी डे 2 गलती निकालो, 4 को रिजोल्व करो, 10 को रिजोल्व करो, एक दिन तो ऐसा आएगा मटका खाली होगा ही। बिल्कुल, गलतियां होती हैं, कमियां हैं, लेकिन उनको पूरा करते जाएं और उन खामियों को दूर करके अगर सही तरीके से आगे बढ़ा जाए तो मेरे ख्याल से लक्ष्य को हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का।